हेलो फ्रेंड्स, कल हम प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में देख चुके हैं और आप लोगों से प्रश्न भी पूछा गया था, तो सभी आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए संविधान की अगली कक्षा में हम आज महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में देख रहे हैं। एक आपका मंत्री परिषद होता है, छोटा सा टॉपिक है, सुन लीजिए। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75(2) में उल्लिखित है। ये कल देखे थे। मान लीजिए किसी कारणवश प्रधानमंत्री अपने पद से मुक्त हो जाता है और प्रधानमंत्री का जो पद है रिक्त होने के बाद मंत्री परिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। ये आपका मंत्री परिषद, इतने बातों को आप याद रखिएगा। ये 2 बार शपथ लेते हैं, एक बार सदस्य का और दूसरा मंत्री का। इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये आपके कॉमन सी बात है और प्रश्न में इतने बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका मंत्री परिषद। अगला टॉपिक है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इसको हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। उसके बाद कल से हम संसद की ओर प्रवेश करेंगे, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों हो जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। महान्यायवादी आपके केंद्र के होते हैं, जबकि महाधिवक्ता राज्य के होते हैं। ठीक है, आइए इनका प्रावधान कहाँ है, कौन नियुक्ति करता है, क्या इनका काम है, कहाँ प्रावधान किया गया है, योग्यता क्या है, इन सभी के बारे में उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह याद रखेंगे, जो महान्यायवादी है और महाधिवक्ता है सिर्फ ये कानूनी पक्ष पर बोलते हैं। जो भी कानून से संबंधित बातें हैं यदि सदन में आती है तो ये अपना पक्ष रखते हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसी तरह महाधिवक्ता या तो विधान परिषद में भी भाग ले सकता है और विधान मंडल में भी। तो भारतीय संविधान में कहां पर प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। वही महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है कि राज्य को एक विधिक सहायता प्रदान करने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, जबकि केंद्र स्तर के सरकारों को कानूनी पक्ष में जवाब देने के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में। कौन नियुक्ति करता है और सलाह किसका होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि सलाह प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसी तरह आपके महाधिवक्ता हैं, भले ही राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जा रही हो, लेकिन विधिक सहायता मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल, अगर इनका कार्यकाल देखेंगे तो कोई निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब तक जैसे लोकसभा में किसी की सरकार है केंद्र स्तर पर, तो उनकी सरकार रहने तक वह महान्यायवादी रह सकता है। दोबारा इनका सरकार बनता है तब भी वह महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति उनकी हो सकती है। और मान लीजिए अगर सीधे आमतौर पर देखें तो 5 वर्ष तक होता है, क्योंकि किसी भी आपके निकाय है उनका मैक्सिमम अधिकतम 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। इसी तरह महाधिवक्ता का भी होता है कि कोई निश्चित नहीं है, अर्थात जब तक विधानमंडल में किसी का मुख्यमंत्री की सरकार बनती है तब तक वह महाधिवक्ता रह सकता है, और सामान्य तौर पर किसी भी निकाय का 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। देखिए, जब इनकी सरकार परिवर्तित हो जाती है तो निश्चित सी बात है कि कोई भी नया सरकार आएगा, अपना नया महान्यायवादी और महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा। इसलिए जब उनकी सरकार स्वतः ही विघटित हो जाती है तो यह महान्यायवादी और महाधिवक्ता अपना स्वयं त्याग पत्र भी दे देते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए,
तो योग्यता आप देखेंगे उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होनी चाहिए या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होनी चाहिए या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए। कौन? महान्यायवादी। वहीं आप देखेंगे महाधिवक्ता 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत किया हो, यह उनकी योग्यता है। किनकी? तो महाधिवक्ता की। अगला देखिए वेतन। तो 2.5 लाख रुपए वेतन है महान्यायवादी का, जबकि 2,25,000 महाधिवक्ता का वेतन है। जो महान्यायवादी है केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि महाधिवक्ता का वेतन राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है। ये 2 प्रश्न आपके लिए, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति, जबकि महाधिवक्ता का राज्यपाल। अगला बिंदु है त्याग पत्र। तो जो नियुक्ति किया है उसी को ही त्याग पत्र दिए हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति को महान्यायवादी नियुक्ति करता है, उन्हीं को त्याग पत्र भी देते हैं, जबकि महाधिवक्ता राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो ये महान्यायवादी हुआ, दूसरा महाधिवक्ता। विशेष बातें क्या हैं? तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जबकि महाधिवक्ता जो है, इसको जान लीजिएगा, ये महाधिवक्ता है जो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये हुआ महान्यायवादी और महाधिवक्ता का तुलनात्मक रूप से अध्ययन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, पढ़ाना भी जरूरी था, और मंत्री परिषद के बारे में जो आपको बताया हूं उसको भी याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, लेकिन परामर्श होता है प्रधानमंत्री का, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में है। जब प्रधानमंत्री अपने पद से मुक्त हो जाता है, चाहे जो भी कारण हो, तो मंत्री परिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। मंत्री परिषद 2 बार शपथ लेते हैं, एक बार सदस्य का, दूसरा मंत्री पद का, और वे संसद के दोनों सदन में भाग ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को आप मंत्री परिषद में याद रखिएगा। और कल की कक्षा में हम संसद प्रारंभ करेंगे और शाम की कक्षा में भूगोल। तो आप सभी तैयार रहिएगा। आज से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस भी आ रही है, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है और वर्तमान आधार पर उसका आंसर किस तरह से आप लेंगे उनको शामिल किया गया है। तो 12 बजे आप सभी तैयार रहिएगा। आप सभी के लिए प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस आ रही है। तो आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं फिर 12 बजे। आज के लिए धन्यवाद।